हेलो एंड वेलकम टू द इजी क्लासेस। पिछले हफ्ते मैंने एक वीडियो जीएसटी के ऊपर बनाया था जिसमें जीएसटी को ब्रॉडली एक्सप्लेन किया था, इसलिए कि जीएसटी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में इस वजह से थी कि सेंटर ने कहा कि अब वो उस कमिटमेंट को नहीं निभा पाएगा जो उसने स्टेट से वादा किया था कि अगर उनको रेवेन्यू लॉस होगा on the basis of the compound growth of 14% in their revenue, यानी हर साल 14% बढ़ा के अगर कलेक्शन उससे कम होता है स्टेट्स का तो सेंटर उसको कंपनसेट करेगा। और मैंने ये उसके बाद एक लेक्चर बनाया था वीडियो अभी 2-3 दिन पहले कि फेडरल फाइनेंस का सिस्टम जो था उसमें सेल्स टैक्स यानी टैक्स ऑन द सेल ऑफ द गुड्स, उसको कहिए आप कुछ भी, आप ट्रेड टैक्स कहो, उसको सेल्स टैक्स कहो, वैल्यू एडेड टैक्स जब कहेंगे जब वैल्यू एडेड तरीके से लगता होगा। तो प्रेजेंटली सारी स्टेट्स वैल्यू एडेड तरीके से लगा रही थी। मैंने उसमें यह भी एक्सप्लेन किया था पहले कि टैक्स किन किन तरीकों से लग सकते हैं, तो वैल्यू एडेड वाज वन ऑफ देम। तो ये तो हो गया पिछले चीज़ों का रेफरेंस, लेकिन उसमें मैंने ये भी बताया था कि जीएसटी से रिलेटेड इतने सारे इश्यूज हैं कि उन पे कई लेक्चर्स बन सकते हैं। तो ये लेक्चर जो है वो उसी सीरीज का एक हिस्सा है जिसमें मैं डिस्कस करूंगा आपसे कि जीएसटी की परसीव्ड एडवांटेजेस क्या हैं, यानी क्या उसका टारगेट है, क्या एम्स हैं कि अगर जीएसटी पे हम शिफ्ट कर जाएंगे तो हमें ये फायदा होगा इकोनॉमी में। ये इसका टॉपिक। अब उसके बाद नेक्स्ट सीरीज में, नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसकी कोशिश करूंगा कि किस एक्सटेंट तक वो फायदे हुए और अगर नहीं, क्योंकि अभी तो नहीं हुए जो हमारे सामने फिगर्स आ रही हैं, अगर नहीं हुए तो क्यों नहीं हुए, ये नेक्स्ट लेक्चर का टॉपिक होगा। ये हमारी प्लानिंग है। दुआ कीजिए कि मैं इस प्लानिंग में कामयाब हूं। मैंने आपको एक चीजें और भी बताई थी कि टैक्स जो इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं वो रिग्रेसिव होते हैं। रिग्रेसिव टैक्स का मतलब यह है कि वो लोग जिनके पास पे करने की कैपेसिटी ज्यादा है वो कम पे करते हैं एज परसेंटेज ऑफ देयर इनकम। ओके, वजह उसकी क्या है कि इनडायरेक्ट टैक्स गुड्स पर लगता है, सर्विसेज पर लगता है। डायरेक्ट टैक्स पर्सन पे लगेगा, पर्सन की वेल्थ पे लगेगा, पर्सन की इनकम पे लगेगा। तो डायरेक्ट टैक्स जो है वो मेरी नॉमिनल इनकम को तो कम कर देगा, लेकिन मार्केट में किसी तरह से वो इंटरफेयर नहीं कर रहा है। लेकिन गुड्स टैक्स या टैक्स ऑन सर्विसेज इनको लगाएंगे आप गुड्स के ऊपर, और एड वैलोरम लगेगा यानी वैल्यू के ऊपर लगेगा, तो उसकी वैल्यू के ऊपर आप लगाएंगे। इसका मतलब किसी भी चीज में अगर 10% टैक्स लगा तो 10% उसकी प्राइस बढ़ेगी, क्योंकि प्रोड्यूसर तो ये चाहेंगे ना कि वो सारी की सारी जो बढ़ी हुई कॉस्ट है उनके लिए तो कॉस्ट हुई, क्योंकि गवर्नमेंट तो उन्हीं से वसूलेगी, तो वो कंज्यूमर से वसूलेंगे, हमसे आपसे। तो इन दैट सेंस हर आदमी इनडायरेक्ट टैक्स देता है, यानी डायरेक्ट टैक्स तो वही देते हैं जिनके पास कैपेसिटी है। फॉर एग्जांपल अगर 5 लाख से कम की इनकम पर टैक्स नहीं लगता है तो 5 लाख से नीचे वाले, तो मुझे इस वक्त एग्जैक्ट स्ट्रक्चर मालूम नहीं, लेकिन 5 लाख से कम विद सर्टेन डिडक्शंस और रिमिशंस 5 लाख से कम पे टैक्स बचाया जा सकता है सालाना इनकम। तो उससे कम वाले तो टैक्स नेट में नहीं आए ना, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स में जो बिल्कुल इसको 2 वक्त की रोटी भी मुसीबत है वो भी टैक्स दे रहा है। वो किस लिए टैक्स दे रहा है कि कोई भी चीज खरीद रहा है, मिसाल के तौर पे वो खाना खा रहा है। अब आप कहेंगे फूड पे तो टैक्स लग नहीं रहा, आटे पे टैक्स नहीं लग रहा, चावल पे टैक्स नहीं लग रहा, लेकिन खाली ऐसा थोड़ी है कि उस आउटपुट पे ही, इसके प्रोसेस में फॉर एग्जाम्पल ट्रांसपोर्ट हुई होगी चीज कहीं से एक जगह से दूसरी जगह, कहीं प्रोसेस में आई होगी, उसके ऊपर टैक्स, ट्रांसपोर्ट हुई होगी तो ट्रांसपोर्टर पे सर्विस टैक्स लगा होगा, या उस पे जो फ्यूल का खर्चा है वो हुआ होगा, फ्यूल टैक्स होता है, फ्यूल टैक्स वजह से फ्यूल की कीमत बढ़ती है और वो जो है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को बढ़ाता है, और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है गुड्स की वैल्यू को गुड्स की कीमत को बढ़ा देगी। इसी तरह दूसरे इनपुट्स हो सकते हैं जिसमें बिजली भी है, जिसमें फर्टिलाइजर्स भी हैं, जिसमें पेस्टिसाइड्स भी हैं। इन पे डिफरेंट स्टेज पे इस बात की पॉसिबिलिटीज है कि टैक्सेस लगे होंगे, तो हर आदमी टैक्स दे रहा है, तो इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो उन लोगों को अफेक्ट करता है, तो इसलिए रिग्रेसिव होता है।
indirect taxes are regressive. डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस के ऊपर इजी सीरीज का इजी क्लासेस का लेक्चर होगा, चेक करिएगा, मैं भी चेक करूंगा, नहीं होगा तो मैं उसको बना दूंगा। अच्छा, दूसरी चीज क्या होती है कि इनडायरेक्ट टैक्स जो हैं वो गुड्स की कीमत तो बढ़ा देते हैं लेकिन गुड्स की प्रोडक्शन तो उतनी रही, यानी लोगों के लिए उसके प्राइस बढ़ गए, यानी एक तरह से ये स्टैगफ्लेशनरी है, ये रिग्रेसिव हुआ। और दूसरा क्या है, इट इज दे आर स्टैगफ्लेशनरी। इसके चांसेस हैं पूरे कि ये स्टैगफ्लेशनरी होगा क्योंकि इसकी वजह से आउटपुट तो बढ़ नहीं रही है, बढ़ क्या रहा है, प्राइस बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट। अच्छा, अब ये जो रिग्रेसिविटी है टैक्स की, ये फर्दर कंपाउंड हो जाती है जब टैक्स का कैस्केडिंग इफेक्ट भी आता है। कैस्केडिंग इफेक्ट मैंने पिछले जीएसटी के उसमें बताया था आपको। कैस्केडिंग इफेक्ट आता है टैक्स के ऊपर टैक्स लगने से। अच्छा, एक चीज और इससे पहले कि मैं आगे बढ़ाऊं इस सिलसिले को, कैस्केडिंग इफेक्ट थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दें प्रिसाइज मैनर में, ताकि जो लोग पिछली टेबल तक नहीं भी हैं तो उनको फिर भी कुछ ना कुछ समझ में आ जाएगा उससे, पिछले लेक्चर की टेबल को, और जिन्होंने पिछले लेक्चर की टेबल को देखा हुआ है उनको और कॉम्प्रिहेंशन क्लियर हो जाएगा। तो इशू है कैस्केडिंग इफेक्ट, यानी एक चीज जो है टैक्स जो है वो किस तरह से मल्टीप्लाई आगे तक होता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है, दैट इज कैस्केडिंग इफेक्ट। अच्छा, अगर हम वैल्यू ऑफ सपोज V0 इज वैल्यू ऑफ आउटपुट, sorry, it's Vi is value of input. Okay, suppose T0 is tax on, tax on output and Ti is tax on input। अब अगर आप ये देखें कि टैक्स जो है अगर आप कैलकुलेट करें तो टैक्स होना चाहिए यानी ये वैल्यू एडेड है, यानी इसको कहें तो ये आ गया वैल्यू एडेड, यानी इसके ऊपर जो टैक्स लगेगा वो तो वैल्यू एडेड पे टैक्स लगेगा, लेकिन ये जो वैल्यू पिछले टैक्स की वजह से बढ़ी हुई है ये कहलाएगा कैस्केडिंग इफेक्ट। इस तरह से आप सेपरेट आउट इस तरह से भी कर सकते हैं, कैस्केडिंग इफेक्ट। ऑलराइट, तो कैस्केडिंग इफेक्ट जो है, इफेक्ट इज 0 if TO minus TO is equal to TI, that is tax on output and tax on input is 0. In that case effect जो है cascading effect 0 होगा, और ये cascading effect पॉजिटिव होगा अगर ये, यानी जहां लिखूंगा ना कंफ्यूज ना हो जाए, cascading effect is positive यानी नॉन जीरो if TO is greater than or it's not equal to TI। ओके, फिर कितना ज्यादा कितना कम वो एक बाद में कैलकुलेशन का वो है, लेकिन ये दो मोटी मोटी चीजें आप याद रखिएगा। अगर जो टेबल को पिछले लेक्चर में रेफर करें तो ये उसी को एलेबोरेट करती है बेसिकली, और जो लोग इससे समझ सकते हैं वेल एंड गुड,
आई विल बी हैप्पी अगर आप ऐसे समझ लें। लेकिन अच्छा यह है कि उस टेबल को रेफर कर लीजिएगा तो आपको और आसानी होगी कि टैक्स ऑन आउटपुट और टैक्स ऑन इनपुट के क्या इंप्लीकेशंस होते हैं। तो अब मैं इसको इरेज करूं ताकि आगे के लिए बोर्ड को, यानी भाई कई तरीके हैं, एक तो फाइनल गुड के ऊपर टैक्स लगे और बाकी पिछली स्टेज पे टैक्स लगे ही नहीं, एक ये तरीका है। इसमें कैस्केडिंग इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि पहले कहीं टैक्स लगा हुआ नहीं है, तो जो भी है वो फाइनल वैल्यू पे ले रहे हैं। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि फाइनल गुड्स को एक तो ये तय करना मुश्किल है कि बहुत सी चीजें एज इंटरमीडिएट गुड्स यूज हो जाती हैं जो कि दूसरी जगह एज इनपुट यूज होंगी, तो उसमें प्रॉब्लम है। चलिए आप ये मान लीजिए जहां एज ए इनपुट यूज हो रही हैं वहां पर टैक्स लग जाएगा, इसका मसला आप ऐसे हल कर सकते हैं। लेकिन दूसरी चीज यह है अगर बीच में किसी स्टेज पे भी किसी ने टैक्स बचा लिया तो आपकी पूरा टैक्स गया उसके ऊपर। दूसरी तरफ अगर वैल्यू एडिड टैक्स है तो वैल्यू एडिड टैक्स में हर स्टेज पे आप टैक्स लगाते जा रहे हो, तो अगर उसमें टैक्स के ऊपर टैक्स नहीं है कहीं पर लग रहा है तो जो फाइनल टैक्स से फाइनल गुड के ऊपर टैक्स से जो पैसा आ रहा है और वैल्यू एडिड मेथड से आ रहा है उसकी वैल्यू बराबर होनी चाहिए, मैग्नीट्यूड में दो बराबर होने चाहिए। लेकिन हमने पिछली वीडियो में जो जीएसटी के ऊपर था उसमें मैंने आपको यह बताया था कि चूंकि एग्जाम्पल काय की दी थी कि एक चीज जो है उसकी पिछली कई स्टेजेस हैं। एग्जाम्पल थी फॉर एग्जाम्पल आयरन ओर जो मैंने यूज की थी, आयरन ओर, देन पिग आयरन उसकी नेक्स्ट स्टेप था, यानी आयरन और प्राइमरी प्रोडक्ट है जो माइनिंग से मिलती है आपको, और पिग आयरन जो है वो आयरन ओर से बनती है, इससे फिर स्टील बनती है और उससे फिर दूसरी चीजें यूटेंसिल्स। ठीक है, अगर आपने यहां पर 10% टैक्स लगा दिया, जो भी वैल्यू है मैंने उस पर टेबल बना के समझाया तो उसको आप रिविजिट कर लीजिएगा समझने के लिए, और जिन्होंने नहीं देखा है वो उसको देख लें, कम से कम उस टेबल को जरूर देख लें। अच्छा, तो यहां पर जब आ रहा है तो उस पर 10% लगा हुआ टैक्स आ रहा है जो उसकी इनपुट है। अब जब आप इसके ऊपर टैक्स लगाएंगे तो इसकी वैल्यू ऊपर जो टैक्स लग रहा है वो तो आपने मिसाल के तो 10% के हिसाब से लगाया या 10% हम मान रहे हैं, तो उसमें उसके ऊपर भी टैक्स लग गया जो पहले से जुड़ी हुई थी। अच्छा, वहां पर टैक्स लगा दिया। अच्छा, जो भी वैल्यू आ रही है इसकी, अब जब यहां पर ये चीज एज इनपुट यहां यूज हो रही है स्टील में, तो न सिर्फ ये कि ये वाला टैक्स जो इस पे लगा था वो ये वाला टैक्स भी कैरी कर रहा है कि पहले इसके ऊपर टैक्स के ऊपर यहां टैक्स लगा, फिर इस टैक्स के ऊपर यहां टैक्स लगा, तो यानी इस यूटेंसिल्स के ऊपर टैक्स जो है वो 3 बार लग रहा है आयरन ओर पे। स्टील के ऊपर स्टील के ऊपर ये टैक्स यूटेंसिल्स के ऊपर 3 बार रिपीट हो रहा है ये टैक्स जो प्राइमरी प्रोडक्ट पे लगा था, स्टील के ऊपर 2 बार रिपीट हो रहा है और उसके ऊपर, तो उसकी वजह से हमने ये देखा था कि जो इफेक्टिव रेट है टैक्स का वो उससे बहुत ज्यादा था। उस एग्जाम्पल में मैंने आपको दिखाया था, भले एग्जाम्पल अरुण कुमार ने यूज किए, मैं फालतू में नहीं क्लेम कर रहा कि वो मैंने उसको, लेकिन बना सकते हैं एग्जाम्पल, लेकिन वो बनी बनाई उनकी मिल गई, टैक्स बुक का ये फायदा होता है। तो उसमें इफेक्टिव रेट ऑफ टैक्स आया 34% जबकि 10% पे लग रहा है, तो ये किस लिए टैक्स बढ़ गया कि टैक्स ऑन टैक्स लग रहा है। अच्छा, तो रिग्रेसिविटी जो है यानी डिग्री ऑफ रिग्रेसिवनेस जो है वो बढ़ गई, तो इसलिए भी नुकसानदेह है, स्टैगफ्लेशनरी है। अच्छा, अब ये चीज दूर जब हो सकती है जब वैल्यू एडिड पर ही टैक्स लगे खाली। यहां पर वैल्यू एडिड पर टैक्स नहीं लगा था, इनपुट पे लगाया, इनपुट के ऊपर जितनी भी वैल्यू आई उनके ऊपर पूरे पे टैक्स लग दिया, टैक्स ऑलरेडी लगा हुआ था। अगर इस पे इनपुट टैक्स क्रेडिट होता, ये एड वैलोरम टैक्स लगा हुआ था जो इसकी एग्जांपल थी, एड वैलोरम लगाया था, यानी जितने वैल्यू के इनपुट थे और जितनी आउटपुट थी उसके ऊपर आपने एक पर्टिकुलर वैल्यू पे लगा दिया। अगर आपने वैल्यू एडिड मेथड से लगाया जाता जिसमें कि इनपुट टैक्स क्रेडिट होता है, यानी इतना टैक्स आप ऑलरेडी दे चुके हैं इनपुट के ऊपर, इतना आप देंगे, तो उसका डिफरेंस जो है वो आपको क्रेडिट हो जाता है, यानी आप नेक्स्ट टाइम जब आप देंगे तो वो आपके उसमें से टैक्स लायबिलिटी से माइनस हो जाएगा। तो वैल्यू एडिड टैक्स का एक एडवांटेज ये है कि उसमें इनपुट टैक्स क्रेडिट अप्लाई हो सकता है, एड वैलोरम टैक्स में नहीं हो सकता। इसीलिए जो कहा जाता है कि इनडायरेक्ट टैक्सेस को अगर आप रिप्लेस कर दें वैल्यू एडिड, जो एड वैलोरम इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, एड
वैलोरम इनडायरेक्ट टैक्सेस, यानी इनडायरेक्ट टैक्सेस जो हैं, जो एड वैलोरम लगते हैं, वैल्यू पर लगते हैं, उनको आप कन्वर्ट कर दीजिए वैल्यू एडेड टैक्स के ऊपर। और इसमें चूंकि इनपुट टैक्स क्रेडिट होता है, इसमें मिलता है, तो इसमें कैस्केडिंग इफेक्ट नहीं होगा, यानी टैक्स के ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। तो वैल्यू एडेड को करने के लिए उसको इनडायरेक्ट टैक्स को वैल्यू एडेड में कन्वर्ट करने के लिए है कि जितनी भी स्टेजेस से चीज गुजर रही है वहां पर जितना वैल्यू एडिशन हुआ खाली उस पर टैक्स लगेगा, बाकी पे नहीं लगेगा। और वैल्यू एडिशन पे जो टैक्स लगेगा उसमें भी पिछला जो टैक्स दिया हुआ है, यानी वैल्यू एडिशन में लगेगा तो पिछला तो अपने आप इनपुट टैक्स क्रेडिट हो ही जाएगा फिर। अच्छा, अब वैल्यू एडिट को अचीव करने के लिए, यानी इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, यानी इनडायरेक्ट टैक्सेस को एक सिंगल वैल्यू एडेड टैक्स से रिप्लेस करने के लिए हमारी इकोनॉमी में, इंडियन इकोनॉमी में, जो कि एक फेडरल कंट्री है जहां पर डिफरेंट लेयर्स ऑफ गवर्नमेंट एटलीस्ट 3 हैं और उनके अपने अपने ज्यूरिसडिक्शन है फाइनेंशियल टैक्स लगाने के, टैक्स कलेक्ट करने के। इसकी वजह से मैंने सिस्टम ऑफ फेडरल फाइनेंस पे भी लेक्चर बनाया था पिछला, उसको आप देख लीजिएगा। अब प्रॉब्लम क्या है कि इनडायरेक्ट टैक्सेस इतने ज्यादा हैं कि इसमें यूनियन एक्साइज ड्यूटी है, इनडायरेक्ट टैक्स है, कस्टम्स ड्यूटी है, सेंट्रल सेल्स टैक्स है, ऑक्ट्रॉय लगती थी, स्टेट का एंट्री टैक्स है, स्टेट सर्विसेज टैक्स हैं डिफरेंट उसके, फिर स्टेट का वैल्यू एडेड टैक्स है। तो इतने सारे टैक्सेस को अगर आप रिप्लेस करेंगे एक सिंगल टैक्स से, जीएसटी यानी टैक्स, सर्विसेज टैक्स अपने आप में एक इशू था जो मैंने बताया, लेकिन जब सेंटर के टैक्सेस को शेयरेबल बना दिया तो बहरहाल शेयर होने लगा। लेकिन अगर वो सर्विसेज पूरी तरह से स्टेट के पास होता है, क्योंकि गुड्स के ऊपर टैक्स तो स्टेट का आइटम था ना, सेल्स वाला जो है शेयर हो रहा है, तो वो भी अपने आप में एक इशू था। तो इसलिए जरूरी समझा गया कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक लगाया जाए कंट्री के अंदर। अब उसके लिए प्रॉब्लम थी कि स्टेट सेल टैक्स तो स्टेट लगाता है, कुछ टैक्स स्टेट लगा रहा है, कुछ टैक्सेस जो है वो सेंटर लगा रहा है। तो इनको आप कैसे करेंगे? यानी अगर स्टेट ने वैल्यू एडेड कर भी दिया तो इनपुट टैक्स क्रेडिट वहां तो नहीं मिलेगा जहां गुड्स पिछला जो एक्साइज ड्यूटी दे के आ रही है, वो तो इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलना नहीं उसको, तो फिर भी कहीं ना कहीं कैस्केडिंग इफेक्ट रह जाएगा जब तक एक कॉम्प्रिहेंसिव वन टैक्स नहीं है, राइट? अच्छा, दूसरी बात यह है कि दूसरा एक ये भी था कि भाई टैक्स जो है वो सिंपल हो जाएगा अगर आप एक टैक्स लगा देंगे। अभी क्या है, अच्छा इसको मैं सेपरेटली डिस्कस करता हूं, मैं इसको मिटा दूं। यानी टैक्स सिंपल होने के लिए जब सिंपल हो जाएगा तो कॉस्ट ऑफ कंप्लायंस कम हो जाएगी और कॉस्ट ऑफ टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन कम हो जाएगा। इन एस्पेक्ट्स पे भी मैं आ रहा हूं, मैं इसको रब कर दूं ताकि आगे की चीज समझा सकूं आपको। तो अब तक जो हमने इसमें देखा वो ये था कि एक नेशन वाइड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स की जरूरत इसलिए है कि सारे इनडायरेक्ट टैक्स, यानी जो भी रिलेटेड टैक्स पेयर्स हैं इसके, यानी जो कि इंपैक्ट पॉइंट है, यानी जिससे गवर्नमेंट टैक्स वसूल करती है, बर्डन तो हम पे आप पर ही आता है उसका, तो वो डिफरेंट टैक्स अथॉरिटी के पास अपने डिफरेंट रिटर्न्स फाइल करते हैं, डिफरेंट असेसमेंट होता है उनका डिफरेंट टैक्स का, तो अलग अलग, और उनके अलग अलग अथॉरिटीज हैं। तो एक तरह से उनका कॉस्ट, उनका कंप्लायंस कॉस्ट बढ़ जाता है, ठीक है। एक उनको उसका सेंट्रल का सेल टैक्स देना है, एक स्टेट का सेल टैक्स देना है, यूनियन एक्साइज ड्यूटी भी देनी है प्रोडक्शन के लेवल के ऊपर, तो उनका बढ़ गया कंप्लायंस, क्योंकि अब जाहिर है इतने सब करना होंगे तो उसके लिए आदमी रखना पड़ेगा, फिर कुछ चीजें समझ में नहीं आ रही हैं तो उसके लिए हो सकता है चार्टर्ड अकाउंटेंट से मदद लें या ट्रेंड अकाउंटेंट जो भी होता है उनकी मदद लें, तो कॉस्ट ऑफ कंप्लायंस उनका बढ़ गया। गवर्नमेंट का जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट बढ़ गई, यानी टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन की एक कॉस्ट भी तो होती है ना, पूरी टैक्स मशीनरी है, ऑफिशियल्स हैं जो असेसमेंट ऑफिसर्स होंगे, जो सर्वे करेंगे आपका, जो आपके कागज चेक करेंगे, कोई डिस्प्यूट है तो उसको सुनेंगे, उस पर जजमेंट देंगे, फिर उसकी अपीलेट अथॉरिटी होगी, ये सारी चीजें एक पूरी मशीनरी है उसकी। तो जितने नंबर ऑफ टैक्सेस कम होंगे ये टैक्स मशीनरी जो है वो छोटी हो सकती है, आप इकोनोमाइज कर सकते हैं। तो एक तो चीज यह है कि अगर एक नेशन वाइड एक टैक्स हो जाएगा तो उसकी एडवांटेजेस क्या हैं जिनको परसीव किया गया, मैं यूज कर रहा हूं परसीव्ड एडवांटेजेस, क्यों नहीं हुई वो अगले लेक्चर में बताऊंगा। तो परसीव्ड एडवांटेजेस क्या हैं? नंबर 1 कि ये सिंपल होगा, यानी टैक्स की एक अच्छे टैक्स सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक्स भी है कि वो सिंपल हो,
ओके। दूसरी चीज और सिंपल कैसे होगा कि अब बजाय इसके कि डिफरेंट उनको रिटर्न फाइल करने पड़े, डिफरेंट टैक्स अथॉरिटी से उनको रजिस्टर कराना पड़े और उनके अपने वो टैक्स जमा करने पड़े, अब वो एक टैक्स है क्योंकि ये वन टैक्स है। दूसरी चीज क्या है? कॉस्ट ऑफ कंप्लायंस, यानी मैं टैक्स देना चाहता हूं लेकिन कभी कभी मेरा बेईमानी करने को इसलिए जी चाहता है कि ये सिंपल नहीं है, बहुत झमेले का काम है, तो थोड़ी सी डंडी मारने में कोई हरज नहीं है, तो ये इंसेंटिवाइज करता है बेईमानी करने के लिए। तो कॉस्ट ऑफ कंप्लायंस घट जाएगा अगर एक नेशन वाइड टैक्स होगा। कॉस्ट ऑफ कंप्लायंस विल डिक्लाइन, यानी टैक्स सिंपल हो जाएगा, सिंपल टैक्स हो जाएगा क्योंकि एक टैक्स है। तीसरी चीज यह है टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट विल डिक्लाइन, यानी कम उसकी जरूरत पड़ेगी। फिर चीज यह है कि इट विल लीड टू द इकोनॉमी, इकोनोमाइजिंग मैनी थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल, पहले तो हर शहर में एंट्री पे टैक्स लगता था, बाद में उसको अबॉलिश करके दूसरी जगह उसको एडजस्ट किया गया। फिर अभी भी जब स्टेट क्रॉस करते हैं तो वहां टैक्स लगता है, तो आप देखिए कभी स्टेट के बॉर्डर के ऊपर यहां से वहां तक लंबी एक लाइन लगी होती है, ठीक है। अब वहां पर ट्रक खड़े हुए एक लंबी लाइन बनाए हुए, तो उनका टाइम बर्बाद हो रहा है और उनकी कॉस्ट, क्योंकि बहुत टाइम हो सकता है वो अपनी गाड़ी को स्टार्ट रखता है, ओके। तो इकोनॉमी ऑन, सॉरी दिस इज फोर्थ, इकोनॉमी ऑन टाइम एंड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। अरे कई जगह उनको रुकना पड़ेगा तो उनका ट्रेवल टाइम बढ़ जाएगा, उनका ट्रेवलिंग के दौरान एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे। फॉर एग्जांपल, एक ड्राइवर ट्रक लेके जाता है और उसका स्टाफ लंबे उस पे आता है, तो 2 ड्राइवर्स होते हैं, एक क्लीनर जिसको कहते हैं वो होता है। अगर वो लौट के 10 दिन में आ जाते हैं कि लॉन्ग डिस्टेंस से, तो उनका खर्चा कुछ होगा, और अगर 8 ही दिन में आ जाते हैं तो उनका खर्चा कुछ और होगा। तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ये इकोनोमाइज हो जाएगी, तो इसकी इकोनॉमी है। फिर एक चीज और है, अगर जैसे कि टैक्स ऑन द सेल ऑफ द गुड, जिसको हम वैल्यू एडिड कहते थे इधर, गवर्नमेंट ने इंसिस्ट किया नहीं वैल्यू एडिड मेथड पे लगाया जाए बजाय इसके डेवलप। इसमें एक प्रॉब्लम और थी, भाई कंट्री एक है, इसके ऊपर तो पाबंदी है नहीं कि तमिलनाडु से सामान जो है वो यूपी नहीं जाएगा या राजस्थान से बिहार नहीं जाएगा, इसके ऊपर तो पाबंदी है नहीं। अच्छा, अब वो स्टेट जो कि मैन्युफैक्चरिंग स्टेट्स हैं, वो वहां पर गुड्स बन रही हैं लेकिन बिक वहां नहीं रही हैं। अब फॉर एग्जांपल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र रिलेटिवली डेवलप्ड स्टेट्स हैं, लेकिन कंजम्पशन ज्यादा कहां हो रहा है? उत्तर प्रदेश में हो रहा है। तो टैक्स लग रहा है वहां पर यूपी में, तो कहते हैं हमारी एक्टिविटीज, हमें क्या फायदा हो रहा है? यूनियन एक्साइज ड्यूटी लग रही है, वो सेंटर के पास चली जाएगी, और सेंटर की यहाँ शेयरेबल है तो उसे तो सभी लेंगे, और चूंकि पॉवर्टी, पुअर पॉपुलेशन भी क्राइटेरिया है, तो वो स्टेट फिर फायदे में रहेंगी। और अगर इस तरह से कर दें कि वहीं पर वो मैन्युफैक्चरिंग स्टेट उसके ऊपर टैक्स लगा दें अपना, कि आफ्टर ऑल बिकेगी तो कहीं जाके, तो दूसरी जगह जब जाएगा तो वो ऑलरेडी उसके ऊपर टैक्स लगा हुआ होगा, तो इसको कहते हैं टैक्स एक्सपोर्टेशन। यानी तमिलनाडु ने अपना टैक्स बर्डन को एक्सपोर्ट कर दिया उत्तर प्रदेश वालों के ऊपर, अगर वो चीज कंज्यूम उत्तर प्रदेश में हुई। एक ये प्रॉब्लम होती है। दूसरी प्रॉब्लम एक और होती है ट्रांजिट की। ट्रांजिट ये होता है कि एक चीज चली एक स्टेट से, फॉर एग्जाम्पल उत्तर प्रदेश से चली, और उसको मध्य प्रदेश के थ्रू महाराष्ट्र में एंटर करना है, तो मध्य प्रदेश जो है वहां पर उसे बिकना नहीं है, वो आगे बढ़ जानी है, तो मध्य प्रदेश का कोई रोल ही नहीं है, ना कंसाइनर ना कंसाइनी मध्य प्रदेश का नहीं, उसका कोई रोल नहीं है। लेकिन फिर भी उसे एक मशीनरी को वहां पर रखना है, जो वहां पर आप इसका रिकॉर्ड रखेगी एंट्री पॉइंट के ऊपर कि ये गुड एंटर कर गई यहां पर, और वहां से ये निकल भी गई। अब मैं आपको इसकी एक एग्जांपल देता हूं, एक छोटी सी, एक पर्सनल एक्सपीरियंस है, पता नहीं मैंने किसी लेक्चर में बताया भी होगा शायद, क्योंकि मैं क्लास में मैंने इसकी एग्जांपल दी थी कि
मेरे भाई जिनका ट्रांसपोर्ट का बिजनेस था, उनके पास ट्रक था, वो जयपुर से सौंफ लेके चलता है और जो उसकी बिल्टी बनी हुई है वो ये है कि ये रानीगंज का कंसाइनमेंट है, लेकिन उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में इसको कुछ प्रोसेस किया जाएगा जिसको पलटी कहते हैं उनकी भाषा में। ड्राइवरों की और कंडक्टरों की ये भाषा समझाती है कि वहां पलटी होगी और इसका मतलब बिकेगा नहीं। अच्छा, अब जब राजस्थान से एंटर होता है फतेहपुर सीकरी वाली पोस्ट से, जो ट्रेड टैक्स वाली पोस्ट है, वहां पे उसको एक परमिट इशू किया जाता है जिसको उनकी भाषा में बहती कहते हैं, यानी ट्रेड ट्रांजिट वो है, परमिट है ट्रांजिट। इस ट्रांजिट परमिट को जब आप स्टेट छोड़ देंगे, यानी अगर आप बिहार की तरफ जा रहे हैं और बिहार के बाद रानीगंज जो कि बंगाल में, फिर बिहार में भी यही सूरत होगी, तो वहां पर एक नौबतपुर एक जगह है बनारस डिस्ट्रिक्ट में जहां से वो एग्जिट करेगा, तो वहां की आउटपोस्ट जो है इसी की ट्रेड टैक्स की, ये बात पुरानी है, मतलब 2004-5 की रही होगी किसी वक्त, और तो उस वक्त वहां पर उसको वो कराया जाएगा, एग्जिट स्टैंप लगाई जाएगी और इस चीज को फतेहपुर सीकरी पे भेजा जाएगा रिकॉर्ड करने के लिए कि हाँ ये चीज निकल गई, ये यूपी में नहीं बिक गई। ठीक है, ये प्रोसीजर है। ये नए बिजनेस में थे, इनके ड्राइवर ने ला के दिया कि ये बहती है, जो बहती जो है जिसको बहती खारिज करना कहते हैं, कि वहां से चीज निकल गई, उसकी स्टैंप लगी होती है रेवेन्यू डिपार्टमेंट की, ट्रेड टैक्स डिपार्टमेंट को ला के दी, जिन्हें पता ही नहीं इसको करना क्या था, क्योंकि ड्राइवर भी नौकरी छोड़ गया था या निकाल दिया था इन्होंने, मुझे पता नहीं क्या सीन था, इन पर रखी रहे। अब उसके खासे कई महीने के बाद एक नोटिस आता है उनके पास सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट आगरा से कि आप के वाहन ट्रक वाहन संख्या इतनी इतनी इतनी, उसके ऊपर दिनांक इतने इतने को ये सौंफ जो है जिसका इतना वजन था वो गया, जो कि रानीगंज के लिए था, लेकिन चूंकि बहती वहां पर एग्जिट नहीं हुआ है हमारे रिकॉर्ड के हिसाब से, और इसलिए वाहन स्वामी को उसका मालिक मानते हुए, भाई उनके ज्यूरिसडिक्शन में तो हम ही थे, भाई राजस्थान से है, राजस्थान उनके ज्यूरिसडिक्शन में नहीं है, जिसने जहां से सौंफ खरीदी गई जहां बेची गई वो उनके ज्यूरिसडिक्शन में नहीं है, यूपी वालों के। तो उन्होंने कहा कि आप ही इसके मालिक हो, इसलिए सौंफ का कीमत इतनी, टैक्स उसके ऊपर इतना, पेनाल्टी इतनी, तो टैक्स प्लस पेनाल्टी इतने ऊपर आपके ऊपर 1 लाख कुछ रुपए आप देनदार हैं इसके। ठीक है साहब, तो ये तो बहुत इत्मीनान से वहां पर गए कि हमारे पास तो उसका वो है, जाके जमा कर दिया। उसने कहा ठीक है हम रखे लेते हैं इसको, सत्यापन के लिए भेज देंगे, वेरिफिकेशन के लिए वहां नौबतपुर जमा कर दिया, मुतमईन के वहां से आ जाएगा भाई हमारे पास तो है कागज। कुछ दिन बाद वहां से फिर आता है कि सत्यापन में ये नकली पाया गया, यानी ऐन मुमकिन था कि वो एक चार्ज और स्लैब कर देता फोर्जरी का भी। ये फिर उनके पास गए जिन्होंने, जहां शाहजहांपुर में जिनके यहां पलटी होना थी, तो उनका अच्छा तो हम दूसरा बनवा देंगे और हम जाएंगे, कल ही चले जाएंगे आपके लिए। तो हमने अपने आदमी को, हमारे भाई ने अपने आदमी को भेजा वहां तक, उन्होंने आके बताया साहब ये भी नकली होगा, इन ऑल लाइकलीहुड ये नकली होगा, इसलिए कि नौबतपुर में दुकानें खुली हुई हैं जहां पर ये नकली बहतियां बनती हैं। अब आप इससे इमेजिन कीजिए कि गवर्नमेंट को कितना लॉस हो रहा है। अगर सीधा सीधा कंप्लायंस हो रहा है तो कितना टीडियस प्रोसेस इन्वॉल्व है। अब तो कंप्यूटर के जमाने में चीज नहीं होगी, लेकिन ये सब प्रॉब्लम तो थी उसके टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन की, यानी बेईमानी करने के आप एवेन्यूज क्रिएट हो रहे हैं उसमें, और वो ऐन मुमकिन है रानीगंज कहीं नहीं गया होगा, यहीं बिक गया होगा। यानी टैक्स अथॉरिटीज बिल्कुल सही कह रही थी कि वो यहीं बिक गया होगा, और वहां से तो उन्होंने वो करके, और अगर ये मुकदमे में ना आता तो रूटीन वे में जमा कर देते, वो जमा भी हो जाता वहां पर, लेकिन ये चूंकि उसमें आ गया, केस स्क्रूटनी में आ गया, इसलिए उसका सत्यापन के लिए भेजा गया। नहीं सारे थोड़ी सत्यापन के लिए भेजते होंगे। तो ये एक प्रॉब्लम है ट्रांजिट की, कि ट्रांजिट को कैसे टैकल करें और ट्रांजिट को कैसे चेक करें। तीसरी चीज एक और है, डिफरेंशियल्स इन टैक्स रेट्स, कि यूपी में सेल्स टैक्स एक है, हरियाणा में दूसरा है, दिल्ली में तीसरा है। लोग अलीगढ़ से जिन्हें गाड़ी खरीदनी, एक जमाने में मुझे खूब अच्छी तरह याद है, हरियाणा से खरीद के लाते थे और यहां पर रखते हैं। तो अब यूपी को इसका नुकसान हो रहा है अपने ज्यादा टैक्स होने की वजह से, कि यहां के लोग जो पोटेंशियल कार बायर्स थे वो हरियाणा से खरीद के ला रहे हैं, यानी जो चीज यहां खरीदते यहां टैक्स आता वो नहीं मिल पा रहा है। दिल्ली में तो एक और काम मैंने देखा, बिल्कुल दिल्ली के और यूपी के बॉर्डर के ऊपर मारुति का शोरूम, मारुति सुजुकी, मतलब बॉर्डर जो है वहां से मेरे ख्याल से 100 मीटर नहीं होगा,
ये 200 मीटर मान लो, जहां पर मारुति का शोरूम है उत्तर प्रदेश में, सारे वो सारे है दिल्ली में, और उत्तर प्रदेश वाले सारे वहीं से गाड़ियां खरीदते हैं, वहीं से गाड़ी खरीदी, दिल्ली का टैक्स लगा, यूपी में कम है उसका टैक्स। अच्छा, इसकी वजह से एक चीज और होती है, टैक्स वॉर अमंग्स द स्टेट, यानी कोई स्टेट ये समझती है कि हमारे यहाँ टैक्स चूंकि ज्यादा है इसलिए हमें नुकसान है, हमारे यहाँ के बायर्स जो है दूसरी जगह से खरीद रहे हैं, तो उन्होंने, जैसे प्राइस वॉर होती है कंपनीज में, ऐसी स्टेट में प्राइस टैक्स कंपटीशन, तो उसने कम करा, दूसरा वाला उससे कम कर देगा, तो इसे कहते हैं ना रेस टू जीरो, इस बात के चांसेस, तो वो सारी चीजें भी खत्म हो जाएंगी जीएसटी के जरिए। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जब इतने सारे फायदे होंगे तो टैक्स रेट्स कम होंगे, बहुत सारी चीजें जो हैं। अच्छा, एक चीज और है, चूंकि इसमें अंडर इनवॉइसिंग और ओवर इनवॉइसिंग नहीं हो पाएगी, क्योंकि इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना है, यानी मैं प्रोड्यूसर हूं, मैंने कुछ इनपुट्स लिए, उसकी मेरे पास इनवॉइस है जो मैंने अपने पिछले जो सप्लायर था उससे ली, और मैं जो बेचूंगा तो मैं अपनी इनवॉइस उसको दूंगा, तो इसमें वैल्यू ऑफ आउटपुट में से वैल्यू ऑफ इनपुट्स घटेगी, फिर उसके हिसाब से टैक्स तय होगा हमारा, तो हमें इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता है। तो मेरे लिए यह मजबूरी है कि जो मैं अपने सप्लायर से, जो मेरा जहां से मैंने खरीदा है, उनसे मैं ये इंसिस्ट करूं कि आप मुझे इनवॉइस दीजिए प्रॉपर, यानी चीजें रिकॉर्ड पे आना चाहिए। तो रिकॉर्ड पे आएंगी तो बहुत सारी चीजें जो कि पैरेलल एक ट्रेड चल रहा है, जो टैक्स के रडार पे ही नहीं है, वो चीजें कम हो जाएंगी, बहुत सारी चीजें टैक्स नेट में आ जाएंगी, तो वाइड हो जाएगा टैक्स बेस, यानी ब्लैक इकोनॉमी एक तरह से कम होगी। दूसरी चीज, इससे आप फायदा उठाते थे कि आपने अंडर इनवॉइसिंग उनसे करवा लीजिए, यानी ओवर इनवॉइसिंग उससे करा लो और अंडर इनवॉइसिंग हम कर देते हैं। तो क्या हुआ, ये वैल्यू एडेड बहुत कम हमने नापा और हमने टैक्स कम दिया। ये जाली किस्म के, ये मैनिपुलेशन तो पॉसिबल है, लेकिन चूंकि अब आप इसको एक नेशन वाइड टैक्स बना रहे हैं जिसमें सबका वो होगा रजिस्ट्रेशन, और वो कंप्यूटर के जरिए उसकी ट्रैकिंग हो सकती है, तो ये कंप्यूटर अपने आप कर देगा कि आपकी इनवॉइस जो है वो पिछली वाले इनवॉइस से मैच हो रही है कि नहीं हो रही है। इसी तरह जो स्टेट को जब क्रॉस करती है गुड, वहां पर बजाय इसके कि स्टेट के बॉर्डर पे भीड़ लगाने, मीलों लंबी लाइन लगाने से, अब ई वे बिल कहलाता है जिसको ट्रैक उसके थ्रू किया जा सकता है। तो ये सारी चीजें जीएसटी से उम्मीद की जाती है कि सारी चीजें खत्म होंगी, और जब खत्म होंगी तो टैक्स कलेक्शन ज्यादा आएगा। टैक्स कलेक्शन ज्यादा आएगा तो दो चीजें हो सकती हैं, या तो पब्लिक सर्विसेज जो हैं उनकी क्वालिटी और क्वांटिटी बढ़ेगी क्योंकि अब गवर्नमेंट के पास पैसा ज्यादा आ रहा है, या टैक्स रेट में कमी आएगी। भाई इतना हम टैक्स काय को ला दें, आफ्टर ऑल टैक्स जो है पब्लिक को तकलीफ तो देता ही है, मेरे ऊपर टैक्स लग रहा है। तो ये सारे बेनिफिट्स सोचे गए जीएसटी लगाने के लिए, और जीएसटी इसलिए जरूरी था कि ये जो ज्यूरिसडिक्शनल प्रॉब्लम है कि कुछ टैक्स जो है स्टेट्स लगाती हैं, कुछ सेंटर लगाते हैं, क्योंकि अभी विदाउट जीएसटी यानी एक सेंट्रल टैक्स के बगैर अगर एक कोई स्टेट में टैक्स लग रहा है तो पिछला इनपुट जो है वो सेल टैक्स लगा हुआ है तो आप ले लेंगे, या जो भी स्टेट का टैक्स है, जो यूनियन एक्साइज ड्यूटी सेंट्रल लगा के भेज रही है वो तो आप टैक्स क्रेडिट मिलेगा नहीं उसको। तो ये सारे फायदे होने की उम्मीद इससे थी, ये उसके फायदे हैं अगर ठीक ठाक तरीके से इंप्लीमेंट हो और इकोनॉमी की जो ग्राउंड रियलिटीज हैं उनको फैक्टर इन किया जाए, टैक्स स्ट्रक्चर जो है उसको दुरुस्त किया जाए। जैसा कि आप वन नेशन वन टैक्स कह रहे हैं, मतलब इतना ज्यादा उसको वो किया गया था उस वक्त के जब 1 जुलाई 1917 को जब हुआ तो ऐलान किया गया था कि दूसरी फ्रीडम है, वन नेशन वन टैक्स, और ये यूनाइटिंग इफेक्ट होगा पूरा, वन मार्केट, वन टैक्स वन नेशन वन मार्केट। लेकिन फैक्ट क्या है, फैक्ट यह है कि अच्छा रेट्स ऑफ टैक्स जो है वो कम से कम होने चाहिए। हमारे यहाँ रेट ऑफ टैक्स कम से कम 4 या 6 थे शुरू में, बाद में घटा के 4 किए, मुझे एग्जैक्ट नहीं मालूम, बट मल्टीप्लिसिटी ऑफ रेट था कि 6% कुछ गुड्स पे 12%, कुछ पे 18%, कुछ पे 28%, इस तरह के रेट्स थे। कुछ चीजों को जीएसटी के परव्यू से ही बाहर कर दिया गया, जिसमें बहुत बड़ी जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी वो पेट्रोल और डीजल था कि वो अपना स्टेट टैक्स लगाते रहे, तो फिर वही सारी चीजें गड़बड़ हो गई वहां पर। तीसरी चीज रियल एस्टेट को आपने कर दिया। अब रियल एस्टेट बहुत सी चीजों का कंज्यूमर है,
भाई रियल एस्टेट में तो अगर आप काउंट करें तो आप काउंट करना मेरे लिए भारी पड़ जाएगा कि इट कंज्यूम्स सीमेंट, इट कंज्यूम्स steel, it consumes tiles, it consumes bricks, it consumes electricity fittings, it consumes sanitary fitting, it consumes this pipes and other, एक पूरी लिस्ट है पूरी। तो इसको आपने रियल एस्टेट को बाहर कर दिया तो उसको कैसे अकाउंट फॉर करेंगे? तो ये सारे इश्यूज जो हैं ये आपने पर्पस को डिफीट करते हैं जो जीएसटी का है, लेकिन इसके ऊपर मैं बाद में तफसील से आऊंगा, उसको हम एग्जामिन करेंगे कि ये चीजें जो हैं। अच्छा, एक कस्टम ड्यूटी को आपने इससे बाहर रखा, वो अंडरस्टैंडेबल है, वो समझ में आता है, इसलिए कि कस्टम ड्यूटी का पर्पस लार्जली टैक्स कलेक्शन ना होके डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्शन देना होता है, तो वो अंडरस्टैंडेबल है। तो ये सारे इश्यूज जो हैं कि हिंदुस्तान में ये नौबत क्यों आ गई कि टैक्स कलेक्शन कम हो गया, अभी तो चलिए कोरोना की वजह से होगा कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज कम आ गई थी, लेकिन पिछले साल कोरोना नहीं था। 2018-19 में, सॉरी 2019-20 में जो साल उसमें मार्च में खत्म हुआ, 31 मार्च को जो फाइनेंशियल ईयर हमारा खत्म हुआ, उसमें कम हुआ, ठीक है। उसमें तो जैसे तैसे डिले करके बहरहाल दिया उन्होंने, लेकिन जो जीएसटी सेस लगाया गया था उससे बहुत ज्यादा ऑब्लिगेशन था, लेकिन बहरहाल गवर्नमेंट ने देर से दिया लेकिन दे दिया। अब कह रहे हैं कि हम दे नहीं पाएंगे और आप उधार लो या जो करो, ये चीजें उस लेक्चर में मैं बता चुका हूं। तो अगले वीडियो में मैं जीएसटी के सीरीज में अगर बनाऊंगा अगला फॉरेन, तो उसमें इन चीजों को डिस्कस करेंगे कि हिंदुस्तान में कमी कहां पर रह गई, ग्राउंड रियलिटीज को हमने ठीक से परसीव नहीं किया, इकोनॉमिक रिलेशनशिप वेरिएबल्स की हैं उनको नहीं किया, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो गाइज मेरे ख्याल से इतना काफी है इसके लिए। थैंक यू वेरी मच।